हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 7 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग का क्या मतलब है? ऐसा जीवन या ऐसा संसार जिसमें लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हो। जो लिविंग थिंग्स हमने पढ़ा था, लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ग्रो कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, ये हम लिविंग थिंग्स के अंडर इनको काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इन द प्राइमरी क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्नड about living and non-living things. We are already aware that living things are those which can breathe, grow and move on their own. तो हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं और मूव कर सकती हैं अपने आप। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती और चल भी नहीं सकती, मूव भी नहीं कर सकती। सो दे आर काउंट एज नॉन लिविंग। सो देयर आर सम फ्यू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। तो आपको क्या करना है, इनको लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाई करके लिखना है। तो फर्स्ट इज़ चेयर। चेयर क्या है? चेयर तो अपने आप चल नहीं सकती, ग्रो नहीं होती, तो हम इसमें लिखेंगे चेयर। नेक्स्ट है कैट। कैट चल सकती है, लिविंग है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज़ कैट इज़ लिविंग। बेबी, बेबी किसी भी लिविंग थिंग का बेबी जो है वो इसके अंदर आएगा। पेंसिल, पेंसिल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। एलिफेंट, लिविंग में आएगा। ट्री, ट्री ग्रो कर सकता है, ठीक है, लेकिन चल नहीं सकता और ब्रीथ कर सकता है, तो हम उसको लिविंग में काउंट करेंगे क्योंकि वो ब्रीथ कर सकता है, दैट इज़ लिविंग। काउ इज़ ऑल्सो लिविंग। रोज़ फ्लावर, वैसे हम ट्री को नॉन लिविंग में भी लिख सकते हैं क्योंकि ट्री मूव नहीं कर सकता, ठीक है। शूज़ नॉन लिविंग। बुक, बुक इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग। तो हमने इन सब चीज़ों को डिस्टिंग्विश किया और क्लासीफाई किया इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट देयर आर वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस। तो हमें पता चल गया कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं हमारे आसपास। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी कुछ करेक्टर्स होते हैं। These characteristics are quite different from those of non-living things. तो जो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये डिफरेंट होती हैं किससे? नॉन लिविंग थिंग्स से होती हैं। अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को अलग से डिफाइन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डू यू नो में क्या है? वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास दोनों लिविंग और नॉन लिविंग की दोनों की करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो करेक्टरिस्टिक सबसे पहली है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बनते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल पहले पढ़ते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो जो सेल होता है, सेल से ही सारी चीज़ें बनती हैं और ये एक फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का। सेल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और हम उनको देख नहीं सकते, अपनी नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। तो हमें उनके लिए क्या देखने के लिए क्या चाहिए? एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है जिससे हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डू यू नो में गिवन है अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे दिखते हैं सेल्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग बींग्स वेरी ओवर एन एनॉर्मस रेंज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं उनकी क्या करेक्टर्स हैं, तभी उनमें वो अलग अलग डिस्टिंग्विश होते हैं। अब जैसे हमें दे रखा है अमीबा। अमीबा एक सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल प्रेजेंट है तो इट मीन्स यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल होता है और सेलुलर मीन्स सेल। यूनि मीन्स
single, and cellular means cell. So bacteria and yeast also belong to the category of unicellular organisms. तो जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं ये भी कौन सी कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व होते हैं. एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एज अ नेम सजेस्ट मल्टी सेलुलर. सेलुलर का मतलब सेल्स और मल्टी मीन्स जिसमें ज़्यादा सेल्स हों, मैनी सेल्स. So human beings, cats, horses, ants are some of examples of multicellular organisms. तो ये कुछ ऐसे examples हैं जो multicellular organisms के अंडर आते हैं. तो अमीबा जो हमने पढ़ा जो यूनिसेलुलर है उसका ये डायग्राम है जिसमें क्या दे रखा है? एक सेल मेम्ब्रेन दे रखी है, अंदर न्यूक्लियस दे रखा है, फूड वैक्यूल और वैक्यूल. सो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है, आपको एक अनियन लेना है, केयरफुली उसको पील ऑफ करना है और उसकी लीव्स को टेक आउट अ लीफ फ्रॉम इट एंड नाउ सेपरेट इट्स मेम्ब्रेन. उसी मेम्ब्रेन को सेपरेट करना है और उस नीट ग्लास स्लाइड पे उसको रख देना है. फिर उसके अंदर सेफ्रोनिन डालना है एंड पुट अ कवर स्लिप ओवर इट. ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. डू यू ऑब्जर्व अ स्ट्रक्चरल सिमिलर टू द स्ट्रक्चर शोन इन द गिवन डायग्राम. तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा जैसा इस पिक्चर में गिवन है? तो आपको माइक्रोस्कोप में उसको देखना है कि वो कैसे सीन हमें कैसी पिक्चर दिखा रहा है. अब सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. तो लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं. तो यू मस्ट हैव सीन अ स्मॉल सैपलिंग ग्रोइंग इनटू अ प्लांट. ग्रोथ ऑफ अ बेबी टू अ चाइल्ड देन टू एन अडल्ट ऑल्सो शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. However, animals do not grow after a particular age. Plants continue to grow throughout their life. जो plants होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्लांट छोटा सा सीड होता है वो किस में, सैपलिंग में कन्वर्ट, और किस में कन्वर्ट होता है, एट द एंड प्लांट में कन्वर्ट होता है. और जैसे बेबी होता है, जैसे ग्रोथ होती है उसकी, बेबी की चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है, अडल्ट में, और देन इट फॉर्म्स अडल्ट में मैच्योर हो जाता है. तो ऐसे ऐसे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. और एनिमल्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर सकते हैं. सैपलिंग्स ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया सीड थी, सीड किस में कन्वर्ट हुई, प्लांट में कन्वर्ट हुई. फिर चाइल्ड किस में, पहले अपने यंग स्टेज में आया, देन इट कम्स इनटू अडल्ट स्टेज. सो थर्ड करेक्टर है हमारा, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको जीने के लिए पानी और खाना चाहिए होता है ग्रोथ के लिए. सो द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. सो ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो ये होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है. किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए. तो क्यों चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस, क्यों करते हैं वो, ताकि वो खाना बना पाएँ. ठीक है. और जो एनिमल्स होते हैं वो फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. सो मैनी एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स for their food. A few animals take food in liquid form, whereas majority of them take it in a solid form. तो जो animals हैं वो plants पे depend करते हैं खाने के लिए. तो living things need food. तो जो living things हैं, living creatures हैं, living objects हैं बहुत सारे, तो उनको खाने के लिए, पीने के लिए सब चाहिए होता है ताकि वो grow कर सकें. तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, टेक 2 pots with healthy plants. आपको 2 pots लेनी है healthy plants. उसके अंदर क्या करना है, हेल्दी प्लांट्स को कर देना है. ठीक है. वाटर वन ऑफ द प्लांट्स रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड कीप द अदर पॉट विदाउट वाटर. तो एक प्लांट को तो आपने रेगुलरली पानी देना है और एक को आपने विदाउट वाटर रख देना है. तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे और क्यों ऑब्ज़र्व करोगे, तो हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, और अगर उनको हम पानी नहीं देंगे, प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगी. तो इसीलिए पानी उनके लिए ज़रूरी है, और जिसको हमने पानी नहीं दिया था वो मर जाएगा पौधा. ठीक है. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिस्पायर. रिस्पायर का क्या मतलब होता है, ब्रीथ करना, सांस लेना. तो
it is an important characteristic of living things. In animals, including human beings, the process of respiration takes place throughout their life. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये सब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं और ये थ्रू आउट द लाइफ रहती है जब तक हमारी डेथ नहीं होती. तो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, जो प्लांट्स हैं वो भी रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं और अपना जो खाना है उसको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज़ हो सके. ठीक है, तो लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस. तो जैसे एनिमल्स हैं तो प्लांट्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. सो नेक्स्ट एक्टिविटी, ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग. नोटिस द मूवमेंट ऑफ इट्स एब्डोमेन. इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी फर्स्ट इनहेल एंड देन एक्सहेल हेयर. तो क्या है, आपको क्या करना है, एक स्लीपिंग डॉग को ऑब्जर्व करना है. अपनी स्ट्रीट में कोई भी डॉग अगर स्लीपिंग मोड में है तो उसको देखना है आपके, उसके एब्डोमेन को देखना है, उसका जो स्टमक एरिया है वो आगे पीछे होगा, उसका आगे पीछे मूवमेंट होगी. क्यों होगी, ये क्यों हो रही है, ब्रीथिंग की वजह से, क्योंकि वो सांस ले रहा है. तो सांस लेने में क्या होता है, पहले हम सांस को अंदर लेते हैं एयर से, जो एयर होती है उसको जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेल बोलते हैं. तो क्या करना है, पुट योर हैंड बिलो योर नोस्ट्रिल्स, यू विल फील अ ब्लो ऑफ एयर. वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपको अपनी नोस्ट्रिल के नीचे अपने हैंड को रखना है और आप देखोगे कि आप एक ब्लो ऑफ एयर को फील करोगे और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करके बाहर निकालते हैं. सो फिफ्थ है हमारे पास, लिविंग थिंग्स मूव. तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव कर सकती हैं. मूवमेंट इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर देयर अदर नीड्स. मूवमेंट कैन बी क्लियरली सीन इन एनिमल्स. जो मूवमेंट होती है वो एनिमल्स में हम देख सकते हैं आराम से. ठीक है, तो प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पे ही खड़े रहते हैं. एंड हाउ एवर ऑल्सो दे मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट और ग्रेविटी. तो जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट और ग्रेविटी के बेसिस पे मूवमेंट अपनी शो करते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज़ नॉट ईजिली नोटिसेबल. तो ये जो मूवमेंट होती है हमें दिखती नहीं है लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं. सो दे कंसीडर्ड एज लिविंग एज नॉन लिविंग दोनों. ठीक है, तो सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड सनलाइट. जो सनफ्लावर होता है वो सनलाइट की डायरेक्शंस के हिसाब से अपनी मूवमेंट को डायरेक्ट करता है. ठीक है, चेंज करता है. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. So all living organisms respond to different stimuli such as touch, light, heat and sound. जो living organisms होते हैं वो stimuli के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करते हैं, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दिखाते हैं. तो स्टिमुलाई क्या होता है, टच, लाइट, हीट, साउंड, इनके रिस्पेक्ट में जो भी मूवमेंट होती है. तो एनिमल्स लाइक अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सैलिन मीडिया. Plants also respond to different stimuli. The tip of a shoot system tends to move towards light. The drooping of a leaf of a touch-me-not plant is a response to the touch stimulus. तो जो drooping of leaf होती है, touch-me-not plant एक आपने नाम सुना होगा, उसमें touch-me-not plant नाम जो इसका है वो क्यों है, touch-me-not, जिसको आप टच करोगे तो वो ऐसे मुरझा जाएगा. ठीक है, जैसे earthworm has a tendency to move away from light. नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ टॉर्च, स्विच इट ऑन एंड डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन योर फेस. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, ऑब्जर्वेशन. ये आपको खुद करना है. ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन अ डार्क रूम फॉर 10 to 15 मिनट्स. आपको डार्क रूम के अंदर अपने आप को ऑब्जर्व करना है 10 से 15 मिनट के लिए और सडनली मूव आउट इनटू द ब्राइट सराउंडिंग्स आउटसाइड. व्हाट डू यू फील. तो आप देखोगे कि एकदम से अगर आप अंधेरे से बाहर जाओगे रोशनी में तो आपकी जो आँखें होती हैं वो एकदम से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती. तो ये आपको इसमें ऑब्जर्व, जो अभी आप ऑब्जर्व करोगे वहीं आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. Reproduction is an important characteristic of all living organisms. The young ones grow into adults which again reproduce. तो जो young ones होते हैं वो पहले adults में form होते हैं और फिर वो reproduce कर सकते हैं. Thus the existence of this species continues. Some animals such as hen reproduce by laying eggs. जो hen होती है वो eggs को lay करती है.
जो फ्यू एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, ह्यूमन बींग्स, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू जर्मिनेट होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सम अदर्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज दे रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम्स, लीव्स, रूट्स को आगे मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा, जैसे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, तो जैसे एग है, एग में ये बच्चा निकला हैन का, फिर हैन का बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो हैन में कन्वर्ट हुआ, फिर हैन ने एग्स को ले किया, फिर वही साइकिल चल पड़ा। प्लांट्स में क्या हुआ, सीड था, सीड जर्मिनेट होना शुरू हुआ, ठीक है, सैपलिंग में कन्वर्ट हुआ और अडल्ट फॉर्म प्लांट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसी की सीड हमने फिर से करी, जर्मिनेट की, और फिर से वो प्लांट में फॉर्म हुआ। तो यही प्रोसेस क्या है, इसका रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। अब लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट का क्या मतलब होता है, यूरिया इज़ एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड इज़ रिमूव्ड एज यूरिन। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो यूरिया की फॉर्म में निकलता है और रिमूव्ड एज यूरिन, होता अंदर यूरिया है एक्सक्रीटरी वेस्ट, लेकिन निकलता यूरिन की फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट एंड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी एक वेस्ट निकलता है, क्योंकि जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है, हमने ऑक्सीजन लिया, फिर वो पूरी बॉडी में थ्रू आउट मूव करता है, ठीक है, और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज आउट होता है। प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वेस्ट को किसके फॉर्म में निकालते हैं, वाटर और मिनरल्स, स्टोमेटा से निकालते हैं। अब 9th है लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक लाइफ स्पैन जो होता है, जीने की जो संख्या होती है, ठीक है, वो एक डेफिनेट है। सो लिविंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, सबकी डिफरेंट लाइफ स्पैन्स हैं। इट वेरी फ्रॉम फ्यू मिनट्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। द लाइफ स्पैन ऑफ अ बैक्टीरिया इज़ जस्ट ऑफ फ्यू आवर्स, जैसे, या फिर टॉर्टोइस की 120 ईयर्स। इन दिस वे डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स बट अल्टीमेटली दे ऑल डाई। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब सब मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। सो सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम। तो प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है कुछ समय बाद। नेक्स्ट, डू यू नो सीड्स, मूंग दाल कैन स्टे इन द कंटेनर ऑफ योर किचन फॉर मैनी डेज विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ लिविंग थिंग्स. When we provide them suitable conditions, they grow and perform life processes and then eventually die. तो ये जो सीड्स होते हैं, ये अगर हम इनको एक कंटेनर में रखें तो ये हमें दिखते नहीं है कि ये लिविंग है, लेकिन अगर हम इनको एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो ये ग्रो करेंगे और वही प्रोसेस शो करेंगे जो लिविंग क्रिएचर शो करता है। नेक्स्ट है लेट अस नाउ टेबुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे पहले हमने पढ़ा सेलुलर स्ट्रक्चर। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, सेल से मिलके बनते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, उनके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं देखा जाता। ग्रोथ, वो ग्रो करते हैं हाइट, वेट, साइज़ और वॉल्यूम में। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ग्रोथ की कोई ज़रूरत नहीं होती, सो उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती। न्यूट्रिशन, उनको फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन ब्रीथ करते हैं और वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को तो ब्रीथ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मूवमेंट भी शो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग कोई मूवमेंट शो नहीं करती। रिस्पॉन्स, वो स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। रिप्रोडक्शन, वो बर्थ देते हैं, अपने जो यंग वंस हैं उनके रिस्पेक्ट में उनको बर्थ देते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो जो बॉडी से निकलता है, एक्सक्रीट आउट होता है, वो किससे निकलता है, लिविंग बॉडी से। लेकिन नॉन लिविंग बॉडी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो एक्सक्रीशन वहाँ होगा ही नहीं। लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनका एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है, लेकिन नॉन लिविंग क्रिएचर्स का कोई ऐसा डेफिनाइट लाइफ स्पैन नहीं होता।
We thus observe that there are many characteristics which make living things different from non-living. Sometimes you may see movement in non-living things like your toy train or cloud. Non-living things may have growth. For example, clouds may sometimes enlarge their size within minutes. So however these things do not show all the characteristics of living things. तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, कुछ ऐसी करेक्टर्स थे जो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग थी, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं मूवमेंट देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे टॉय ट्रेन या क्लाउड में। तो नॉन लिविंग थिंग्स में तो ग्रोथ हो सकती है, क्यों, जैसे क्लाउड्स जो होते हैं वो कुछ ही मिनट्स में अपना साइज शेप चेंज कर लेते हैं। सो दैट्स दिस थिंग्स डू नॉट शो ऑल द करेक्टर्स एज दैट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। सो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अलग अलग हम उनको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए सो इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू क्लासीफाई देम ओनली द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टर्स। तो हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग अपने करेक्टर्स के बेस पे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उनको सेपरेटली अच्छे से पढ़ सकें। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, साइज एंड शेप प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ क्या होते हैं, जो मिंट लीव जो हर्ब्स होती हैं, श्रब्स कॉटन प्लांट, नीम ट्री एक ट्री पेड़। तो हर्ब्स क्या है, हर्ब्स वेरी स्मॉल प्लांट्स, देयर हाइट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू अबाउट 1 मीटर। तो जो ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इनको हम हर्ब्स बोलेंगे। जो ये होते हैं ये बहुत सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स के होते हैं। वेजिटेबल्स, ग्रासेस एंड मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स। तो ये सारे किस में आएंगे, हर्ब्स के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स यूजुअली हैविंग अ हाइट ऑफ 1 मीटर टू अबाउट 3 मीटर। तो इनकी थोड़ी हाइट हर्ब से बड़ी होती है। तो ये बुशी होते हैं और हार्ड वुडी स्टेम होती है, जैसे रात की रानी, बोगनविलिया, रोज़ एंड कॉटन प्लांट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं श्रब्स के। नेक्स्ट है ट्रीज़। ट्रीज़ लंबे लंबे लार्ज प्लांट्स होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम्स के होते हैं। नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल, बड़े बड़े जो आपने पेड़ देखे हैं, ट्रीज़ देखे हैं, वो इसके अंदर आएंगे। Do you know banana plant is a herb although it is as tall as a tree? बनाना प्लांट एक हर्ब है लेकिन हम उसे एक ट्री में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्टेम है वो अंडरग्राउंड है और उसके जो ट्रंक है उसके लीफ बेसिस रोल्ड हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन हमारी लाइफ स्पैन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पैन प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। तो एनुअल्स का क्या मतलब होता है, जो ये प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ एक ही सीज़न में रहते हैं, जीवित रहते हैं। मैनी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनुअल प्लांट्स। तो जो एक ही सीज़न रहे उसको हम एनुअल में काउंट करेंगे और इसका क्या एग्जांपल है, पी प्लांट इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है बाइनियल्स। बाइनियल्स जो 2 सीज़न के लिए ज़िंदा रहते हैं। फर्स्ट ईयर में तो ये फुल वेजिटेटिव ग्रोथ शो करते हैं, सेकेंड ईयर में ये फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप आर सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनियल प्लांट्स। तो जो 2 बार शो करता है तो उसको हम बाइनियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है रेडिश, कैरेट, टर्निप। पेरेनियल्स जो सालों साल चलते हैं, फॉर मेनी लार्ज ईयर्स दे कैन सर्वाइव। तो दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेनी टाइम्स इन द लाइफ टाइम। मैंगो, गुआवा, नीम, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं पेरेनियल प्लांट्स के। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। सो नेक्स्ट ऑन द क्लासिफिकेशन है हमारी फ्लावर्स के बेसिस पे। सो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ. Some plants bear flowers while others do not have flowers. So plants which bear flowers are called flowering plants. जो plants flowers देते हैं हमें वो flowering plants में हम काउंट करेंगे, जैसे मैंगो, नीम, रोज, सनफ्लावर, ग्रासेस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन जो फ्लावर्स नहीं देते तो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और उसके क्या एग्जांपल्स हैं, एल्गी, मोसेस, मशरूम, फर्न्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मैंगो ट्री, मॉर्निंग ग्लोरी, ग्रास, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं, एल्गी, मोसेस और मशरूम।
तो एक्टिविटी 5 में क्या है, आपको एक विज़िट करनी है पार्क, गार्डन या कंप्लीट कोई भी आप जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ आपको आपने विज़िट करना है और इस कंप्लीट करना है इस टेबल को। तो आपको देखना है कि आपको 5 प्लांट्स के नेम्स यहाँ पे लिखने हैं, फिर उसको क्लासीफाई करना है, वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है, एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग है। तो ये आपको खुद करना है। डू इट योरसेल्फ। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज़ नंबर पार्ट 2। ये यहीं तक हम पार्ट 1 यहीं तक करेंगे, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप पहले इसे अच्छे से समझो, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।